Assalamu alaikum, welcome back with a new video. Today we are going to discuss the poem written by P.B. Shelley. Uska full name is Percy Bysshe Shelley, and this poem was written in 1815, published in 1816. Now, Shelley was one of the most famous among late romantics. Late romantics were different from the former romantics जिसमें वर्ड्सवर्थ और कीट्स वगैरह आ जाते हैं, लेकिन लेट रोमांटिक्स में वी हैव लॉर्ड बायरन, पी.बी. शेली एंड मैरी शेली. नाउ लेट्स बिगिन विद द पोम. इंट्रोडक्शन इज़ वेरी सिंपल. इसके दो नाम हैं. यू कैन कॉल इट एलेस्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड. नाउ द वर्ड एलेस्टर इज़ टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, और इस वर्ड का मतलब है कोई ऐसी स्पिरिट जो बहुत ज़्यादा इविल हो, जिसको हम डीमन भी कह सकते हैं, जो अवेंजिंग स्पिरिट हो. अवेंजिंग मतलब कि वो किसी चीज़ का बदला ले रही हो. दैट्स द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एलेस्टर. बट उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी की गई है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, कोई ऐसा डीमन जो सॉलिट्यूड में आपके ऊपर हावी हो जाए. Now the poem itself is very philosophical and symbolic, और it's written in blank verse. Secondly, जो poem का main theme है, जो core theme है, it revolves around a poet जिसका नाम शैली हमें नहीं बताता. The poet is on a quest, he is on a journey, and the journey is very aimless. वो बस इधर उधर चल रहा है, और he is kinda searching for meaning in the world. So this poet जो हमारा main protagonist है इस poem का, he is very restless. वो बहुत बेचैन है क्योंकि उसने दुनियावी आसाइशों को रिजेक्ट कर दिया है, और वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स को रिजेक्ट करके एक ऐसे जर्नी पे चला गया है जहाँ उसे नहीं पता कि वो कहाँ जाके ख़त्म होगा. और द जर्नी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्यूटी एंड ट्रुथ, जिसको वो सीख कर रहा है, विच इज़ वेरी आइडियलिस्टिक. कि उसको एक आइडियलिस्टिक ट्रुथ चाहिए. इट वॉन्ट बी रॉन्ग टू से कि पोइट हिमसेल्फ हैज़ नो क्लू कि वो किस जर्नी पे गया है, वो क्या ढूंढने गया है, और उसकी आउटकम क्या हो सकती है. बट द आउटकम इज़ वेरी वर्स के ही एंड्स इन आइसोलेशन, बिल्कुल अकेले, जहाँ इंसान नाम की कोई चीज़ नहीं होती, एंड इवेंचुअली ही डाइज. So this poem is very tragic. It's just a story of a lone poet on a quest for finding truth in the world. Now we're gonna discuss the main four themes of the poem, जो बहुत main theme है. इनके आप सब themes भी बना सकते हैं खुद ही. तो let's get on it. First of all, we have solitude and isolation, which is very prominent. अच्छा, उस थीम के नीचे मैंने जो टेक्सचुअल रेफरेंस दिया हुआ, इट्स डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द पोएम इटसेल्फ. द वर्स गोज लाइक, ही लिव्ड, ही डाइड, ही संग इन सॉलिट्यूड. स्ट्रेंजर्स हैव वेप्ट टू हियर हिज पैशनेट नोट्स. नाउ बाय दिस वर्ड्स शेली ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो पोएट है वो उसने तन्हाई में ज़िंदगी गुजारी है, तन्हाई में उसने गीत गाए हैं, और तन्हाई में ही वो रहा है, और उसी तन्हाई में वो इवेंचुअली मर गया. और अगर वो तन्हाई में ना होता तो जो लोग हैं, जो अजनबी हैं पोइट के लिए, वो तरसते के उसके गीत को सुन ले. अब यहाँ पे द सॉन्ग्स दे रिप्रेजेंट पोइट्री, एंड वी कैन कंक्लूड दैट आवर पोइट, वो उसको अकेले में ये पावर मिलती थी कि वो ज़्यादा अच्छी पोइट्री लिख सके, वो ज़्यादा अच्छी पोइम्स लिख सके. लेकिन कहीं ना कहीं पोइट को ये रिग्रेट रहा कि कोई और भी उसकी पोइम्स सुनता, कोई और भी उसकी पोइट्री को सुनता, और फिर वो तरसते उसकी पोइट्री को सुनने के लिए. बट फॉर सम रीज़न्स हमारा जो पोइट है वो ट्रैप हुआ हुआ सॉलिट्यूड के अंदर ही, अकेलेपन के अंदर ही. उसके बाद नेक्स्ट थीम इज़ द आइडियल वर्सेस रियलिटी. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, हमारा जो पोइट है ही सर्चिंग फॉर ट्रुथ, और वो एक ऐसे सच को तलाश कर रहा है जो बहुत ही आइडियलिस्टिक है. नाउ टेक्सचुअल रेफरेंस हमें कहता है, ही ड्रीम्ड अ व्हील्ड मेड सैट नियर हिम टॉकिंग इन लो सोलम टोन्स. अब यहाँ पे हमें मेड का कॉन्सेप्ट समझने की बहुत ज़रूरत है. दिस मेड स्टैंड्स फॉर अ मेडन. मेडन हम कहते हैं ब्राइड को, द ब्राइड टू बी को.
और वो ख्वाब देखता है एक ऐसी लड़की का जिसके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं एंड शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बट इन द एंड इट्स अ ड्रीम। और उसे रियलिटी में भी एक मेडन अप्रोच करती है जिसको वो इवेंचुअली रिजेक्ट कर देता है एंड ही एंड्स अप हैविंग नथिंग। कोई भी मेडन उसको फिर एंड पे नहीं मिलती है। थर्ड थीम इज़ द पावर एंड इंडिफरेंस ऑफ नेचर। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा इस पोइम का नरेटर है वो शैली ही है, बिकॉज दिस जर्नी वो शैली के जर्नी को ही डिटो कॉपी कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू शैली नेचर वॉज अ वेरी पावरफुल एंटिटी एंड उसके लिए वही उसका रिलीजन था। शैली वुड लुक अप टू नेचर, बट शैली के ये पॉइंट था कि नेचर को हम इंसान ही ब्यूटी फराहम करते हैं, वरना नेचर इट्सेल्फ इंडिविजुअल अपनी कोई ब्यूटी नहीं रखती है। इंसान उसको मीनिंग देता है और इंसान ही उसको खूबसूरती देता है। तो हमें यहाँ नेचर इस पूरी पोइम में नज़र आएगी, इसके हर दूसरे स्टैंडा में हमें नेचर नज़र आएगी, लेकिन वी कैन सी कि नेचर का बहुत ही अजीब रोल है। अजीब इन अ सेंस कि नेचर वहाँ मौजूद है बट इट इज़ नॉट हेल्पिंग द पोइट, it is neither warning the poet, it is neither asking him to stop his journey, ना वो उसको बहुत ज़्यादा benevolent kind में नज़र आती है, ना वो उसके लिए कोई रास्ता खोलती है। Textual reference, we can see the homeless sound of waters and the wandering winds accompany the poet on his journey. They accompany him, they are with him, but वो उसके लिए किसी काम नहीं आ रही, वो उसके लिए किसी तरह से भी करामत नहीं है। लास्ट पॉइंट इज़ द आर्टिस्ट एज विजनरी मार्टर। सो द पोइट शैली, अकॉर्डिंग टू हिम, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है इस पोइम का, ही इज़ अ मार्टर, वो एक शहीद है। अब शैली के लिए वो शहीद इसलिए है बिकॉज़ वो एक क्वेस्ट पे गया हुआ है सच्चाई को ढूंढने की, और उसको वो सच्चाई नहीं मिलती, ना नेचर उसकी हेल्प करती है। वो तो दर बदर भटक रहा है, वो पूछ रहा है, वो जानना चाह रहा है कि आखिर हकीकत क्या है, बट ही गेट्स नथिंग इन द एंड ही डाइज। तो वो अपने एक क्वेस्ट पे, अपने एक मिशन के ऊपर शहीद हो गया। टेक्सचुअल रेफरेंस हमें कहता है द पोइट्स ब्लड वॉज ऑन द ब्रैम्बल्स स्मियर्ड, पोइट एज अ मार्टर टू इमेजिनेशन। इन शॉर्ट इट्स वेरी रोमांटिक कोडेड आइडिया कि जो हमारा पोइट है वो इमेजिनेशन की वजह से शहीद हो गया। ही हैड हिज इमेजिनेशंस विद हिम एंड ही डाइड विद इट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि शैली ने ये पोइम क्यों लिखी थी। इट्स वेरी सिंपल। जो हमारे ये पोइट हैं शैली, ही वॉज वेरी मच फैसिनेटेड बाय द आइडिया के पोइट्स तन्हाई पसंद होते हैं, उनको अकेले रहना पसंद होता है, और वो अपनी तन्हाई में ही अपनी आर्ट प्रोड्यूस करते हैं। दे रिजेक्ट द वर्ल्ड, दे रिजेक्ट द ह्यूमन कनेक्शन। हर चीज़ को वो रिजेक्ट करके अपने माइंड में ही, अपनी इमेजिनेशन में ही सच को तलाश करने की राह पे निकल जाते हैं। बट दिस पोइम इट सर्व्स एज अ वार्निंग कि this pursuit can become self-destructive. The poet in the poem isolates himself, dream of a perfect love and ultimately dies in loneliness. जैसे मैंने बताया, he rejects the maiden because जिस maiden को वो ड्रीम कर रहा है उसको वही वाली चाहिए, but it was in the end a dream. तो दिस आइडिया इज़ वेरी हॉन्टिंग कि यू आर ऑन अ क्वेस्ट इन योर माइंड, आप अपने दिमाग में ही किसी जर्नी की तरफ जा रहे हैं जिसका आपको नहीं पता कि वो कब कहाँ जाके ख़त्म होगी। एंड शैली हिमसेल्फ वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस आइडिया, द आइडिया ऑफ आइसोलेशन और सॉलिटरी इमेजिनेशन। एंड देन दिस पोइम सर्व्स एज अ वार्निंग कि these ideals, they are shallow and they are hollow. Then we have another two reasons जो हमें बताते हैं कि मे बी दिस इज़ वाई शैली wrote this poem. उसमें से एक वजह तो ये है कि वन ऑफ हिज वेरी क्लोज फ्रेंड्स हैड डाइड उसी साल में, और उसकी बच्ची भी बचपन में ही मर गई थी। तो मे बी ही वॉज इन ग्रीफ एंड ही वॉज मोर्निंग ओवर द डेथ्स ऑफ बिलवर्ड, और विच मेड हिम क्वेश्चन एवरीथिंग, विच मेड हिम क्वेश्चन ह्यूमन कनेक्शन। वो सवाल करने लगा कि ह्यूमन कनेक्शन है क्या, होता भी है या नहीं, और डेथ क्या है। And then the unnamed poet in the poem is Shelley's vision of a true artist, sensitive, imaginative and doomed. शैली का ये अपना विजन था पोइट के बारे में कि एक पोइट की कुदरत या फिर उसका नसीब बस इतना ही है कि
वो बहुत सेंसिटिव होगा, हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करेगा, फील करेगा, एंड देन ही वुड राइट अबाउट इट एंड ही वुड इमेजिन एंड अल्टीमेटली ही विल मीट हिज ट्रेजिक एंड, और वो बहुत ट्रेजिकली अपनी डेथ की तरफ चला जाएगा। शैली की अपनी लाइफ वॉज दिस वे, ही डाइड वेरी ट्रेजिकली व्हेन द शिप सैंक। वो कश्ती के डूबने से उसकी डेथ हुई थी एंड पीपल कुड नॉट फाइंड इवन हिज बॉडी. So that's it from today's video. See you in the next one.